सो गाइस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 3 को। इसके पहले के एपिसोड में बहुत ही जल्द एक्सप्लेन करके इस चैनल में अपलोड कर दूंगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके उन सारे एपिसोड को देख सकते हो। मैं इस सीरीज को इस एपिसोड के साथ शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी रनिंग एपिसोड है, इसमें शायद व्यूज भी अच्छे आए। ये सोचते हुए मैं थर्ड एपिसोड से इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को। गाइस आई होप आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि जो सारी मूर्ति थी उन्होंने जिन्वू को घेर लिया था। उसने उसे काफी ज्यादा घायल कर दिया था। उन्होंने उसे काफी बुरी तरीके से पीटा था। लास्ट में जिन्वू जब मरने वाला था तभी जिन्वू के लास्ट शब्द होते हैं कि काश उसे लास्ट में एक और मौका मिल पाता। इसी के बाद तभी हम देखते हैं उसके सामने कुछ डिस्प्ले सी विंडो पॉपअप होती है। वह उसमें क्लिक करके यस में क्लिक करता है, तभी वहां पर एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था कांग्रेचुलेशन तुम एक प्लेयर बन चुके हो। और इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू जब आंख खोलता है तो वह अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। उसका जो हाथ और पैर था जो कट चुके थे अब वह रीजनरेट हो चुके थे, यानी वह ठीक था। इससे पहले कि वो समझ पाते कि सब क्या चल रहा है, फिर यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के सर्वेलेंस टीम के 2 लोग आ जाते हैं। इनमें से एक होता है मिस्टर वू जिनचुल और दूसरा जिनचोल। वो अपने आप को उससे आकर मिलाता है। वहीं दूसरा होता है कैंग और जिनवू उनसे पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। उसे कहता है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो, जहाँ पर जिनचोल जिनवू को बताता है कि तुम 3 दिन से बेहोशों की हालत में हॉस्पिटल में पड़े थे। अब जिनवू मिस्टर जॉन्ग और जूही के बारे में उनसे पूछता है कि क्या वे ठीक हैं, जहाँ पर उसे बताते हैं कि वे दोनों ठीक हैं। पर मिस्टर सॉन्ग जिनका एक हाथ कट चुका है, यानी कि अब वे लोग हंटर की तौर पर एक काम नहीं कर सकते, उन्हें रिटायरमेंट लेनी होगी। वही हम बात करें लीजू की, तो वह अभी ट्रॉमेटाइज हो चुकी है, बुरी तरीके से डर चुकी है और शायद वह थेरेपी के बाद ही वापस आए। हालांकि उसकी कंडीशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोबारा से हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करेगी। चलो से बताता है कि वहां पर जाने वाले सिर्फ 6 ही लोग बचे हुए थे। जो डबल डंजन था जहां पर तुम गए थे, एक हंटर की जॉब काफी ज्यादा खतरनाक और कठिन होती है, पर तब व्हाइट टाइगर गिल्ड वहां पर गई तो उन्हें वहां पर कोई भी डबल डंजन नहीं मिला। सिर्फ तुम वहां पर पड़े हुए थे और वे लोग थे, उन्होंने बताया था वहां पर स्टैचू के बारे में, टेंपल के बारे में, डेड बॉडीज के बारे में। वहां पर हमें कुछ भी नजर नहीं आया। अगर हम देखते हैं रिपोर्ट में अगर थोड़ी सी भी चेंजेस होती, यानी कि सारे लोगों के बयान अलग अलग आते, तो हम किसी पर शक करते और हम तुम्हारे ऊपर शक करते। पर जो सारी बातें सारे लोगों ने सही बातें करी, एक सी बातें करी, यानी कि कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है। पर हाँ जिनवू तुम्हें फिर से अवॉकनिंग में स्थित हुई है ना, हमें ऐसा पता चला है। और हमें पता चलता है कि दरअसल जैसे कि जो कहानी है इसमें इंसान की पावर केवल एक ही बार अवॉकन हो सकती है और वह उसे अपनी मैक्सिमम पावर हासिल होती है, यानी कि जो उसकी लिमिट है पावर की वह एक ही बार सेट हो जाती है, उसकी पावर बढ़ नहीं सकती। पर कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं जहां पर इंसान की डबल बार अवेकनिंग हो सकती है और वह उसकी पावर का गुना बढ़ जाती है। वह गॉड लेवल ए रैंक को अचीव कर लेता है, यहाँ तक कि एस रैंक का अंडर जितनी पावर उन मूर्ति में थी। ये बात जानकर जिन्वू एक्साइटेड था। तब वे लोग एक माना स्टोन को उसके पास ले जाते हैं और जब वे लोग उसकी ताकत को नापते हैं तो पता चलता है उसकी ताकत केवल 10 ही थी, यानी उसकी ताकत बड़ी नहीं थी। फिर वे दोनों ही वहां से चले जाते हैं। रास्ते में जाते समय लोग बात करते हैं कि ए रैंक के जो आम इंसान थे, जो हंटर्स थे, उनका तो 70 से ऊपर का ही स्कोर था और इसका तो केवल 10 ही है, यानी कि सिविलियन की तरह ही है। जिन्वू अपने मन में सोच रहा था कि वो डंजन गायब हो चुका है, उसे हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते। पर ये जो बंदा है ये जिंदा कैसे बच गया उस डंजन से, इतना खतरनाक डंजन से। वही हम देखते हैं जिन्वू को, जिसके सामने एक डिस्प्ले ओपन होती है। फिर से एक वो विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा था कुछ मैसेजेस जो अनसीन थे। अब उसे पढ़ना था पर वह उसे टच नहीं कर पा रहा था, वह बेड में लेटा था। तभी उसे याद आता है कि यार ये विंडो पहले से भी उसने देखा था, उस टेंपल में देखा था, वो कुछ समझ पाता। अभी उसकी बहन जिसका नाम जिन था वह यहाँ पर आ जाती है। आते ही से वह अपने भाई को काफी बुरी तरीके से डांटती है कि वह अपना ध्यान रखता ही नहीं है। वह जहाँ पर भी जाता है वह मुसीबत में फंस जाता है और वो उसकी हमेशा पिटाई होती रहती है। जिन्वू उससे कहती है कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो मैं अपने स्कूल को छोड़ दूंगी और जॉब करूंगी, इससे तुम खतरनाक काम करने ना जाओ, तुम्हें ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी होगी। जिन्वू उससे कहता है कि चलो ठीक है मैं समझ गया, पर तुम्हें क्या ये विंडो नजर आ रही है जहाँ पर जिन्वू उससे तुम किस विंडो की बातें कर रहे हो। हमें पता चलता है कि शायद ये डिस्प्ले केवल जिन्वू को ही नजर आ रही थी। वो जिन्वू से कुछ गेम्स के बारे में पूछता है कि गेम्स की कंट्रोलिंग ऑपरेटिंग कैसी होती है। वो उसे पूछता है कि गेम्स में मैसेजेस को कैसे ओपन होते हैं। फिर वह उस
नोटिफिकेशन को ओपन करता है जिसपे लिखा था तुम एक प्लेयर बन चुके हो और डेली मिशन के हिसाब से तुम्हारा जो आज मिशन है वह है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी कि जिसे अब बात करने से पता चल चुका था कि जिन्हों अभी ठीक है तो वो वहां से चली जाती है। जिन्हों वहां से चली जाती है, जिन्हों जिसके सामने अब काफी सारी विंडोज अचानक से ओपन हो चुकी थी, उसमें लिखा था कि ये जो सिस्टम है वो एक प्लेयर को डेवलप करने के लिए बनाया गया है, यानी कि तुम अगर किसी मिशन को पूरा नहीं करोगे तो तुम्हें पेनल्टी भी मिलेगी और अगर तुमने मिशन को पूरा कर लिया तो रिवॉर्ड्स भी तुम्हें कई सारे मिलेंगे। यहाँ तक कि उसके सामने कई सारे गोल्स नजर आ रहे थे, जैसे कि 100 पुशअप, 100 सिटअप्स और 10 किलोमीटर की रन। ये सारी चीजें उसका जो आज के टास्क थे, अगर जिन वो ये सारे टास्क नहीं करता है तो उसे पेनल्टी देनी होगी। और तो और उसके सामने एक टाइमर उसे नजर आ रहा था। जिन वो ये सारी चीजों को इग्नोर कर वहां पर लेट जाता है। वही हम दिखाया जाता है जिनचुल को, जो चेयरमैन वो से बातें करता है, उन्हें सारी बातें बताते कि मुझे लगता है जिन वो जिसकी सेकंड अवेकनिंग हुई नहीं है। दरअसल चेयरमैन को कहता है कि हमारी किस्मत अच्छी है, डेंजवन जो ब्रेक नहीं हुआ और ये पिछले केस की तरह नहीं है, बिल्कुल भी अलग है, हम इसे दूसरे केस में डाल सकते हैं। वही सीन शिफ्ट होता है, जोविन को देखते हैं, वो बात कर रहा था मिस चाओ से। वो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अगले वी रैंक की रेड में एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर जाओ। अब ये बात जानकर चाओ उससे कहती कि यार वह एक इंस्ट्रक्टर बनना नहीं चाहती, वह ऐसा नहीं बन सकती, उसे सब नहीं आता। जॉन विन उससे कहता है कि इस रेड की हेल्प से हम जो नए रिक्रूट्स हैं ना उनकी हम प्रैक्टिस करा सकते हैं और तो और उनके टेस्ट की तरह हम इसे लेंगे, तो फिर करने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल तुम जैसे फाइट करती हो ठीक उनके सामने फाइट करना, वो लोग से तुम्हें देखेंगे और सब कुछ ठीक जाएंगे। उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो हंटर ग्रेड। हमें दिखाया जाता है कि हंटर ग्रेड जो 5 बड़े गिल्ड में से एक है और इंटरनेशनल लेवल में रैंकिंग की बात करें तो हम किसी भी इंडिविजुअल की पावर को बढ़ा नहीं सकते, यानी कि वर्ल्ड में हम किसी की पावर को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम जो बढ़ा सकते हैं वो उनका एक्सपीरियंस, और सही टाइम में आने पर हम उसे कई ज्यादा तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाकर उस किसी चीज का सामना कर सकते हैं। शिफ्ट होता है, हम देखते हैं तभी एक नया डंजन खुल जाता है। ये जो नया डंजन था वह सड़क के बीचों बीच खुला था। वही हम देखते हैं जिनवू की, जिसकी टाइम लाइन अब खत्म हो चुकी थी, यानी कि जो उसका समय था जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का टास्क को कंप्लीट करने का वह खत्म हो चुका था। और हमें दिखाया जाता है कि तभी पैर के नीचे की जमीन हिलती है और वह दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है, जो दिखने में पूरा रेगिस्तान था। दूर दूर तक वह सब रेगिस्तान को ही देखे जा रहा था। तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक खतरनाक सा मॉन्स्टर आ चुका था। हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये जिनवू का एक पेनल्टी क्विज था, यानी कि उसकी जो पेनल्टी वो शुरू हो चुकी थी क्योंकि उसने उसके गोल को पूरा नहीं किया था। अब उसकी पेनल्टी थी कि उसे 4 घंटे तक जिंदा होने का रहेगा इस टीमन के सामने। वो सोच रहा था कि सब क्या चल रहा है। नर्सेस वहां पर आती है और वो देखती कि जिनवू वहां पर था है ही होता ही नहीं है। वही जिनवू को हम देखते हैं जो दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुका था, वो अपने आप को बचाते हुए मॉन्स्टर से बचते बचाते भाग रहा था। वही हम देखते हैं नर्सेस जो कि जिनवू को ढूंढ रही थी क्योंकि वे उसे वहां पर नहीं मिल रहा था। वही जिनवू जो कि सारे के सारे मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था और जैसे तैसे जो उसका पेनल्टी कुछ तक खत्म होता है और वो बच गया था और बदले में उसे एक रिवॉर्ड मिला था। सुबह होने के बाद हम देखते हैं जिनवू ये समझ चुका था कि दरअसल अब उसे सीरियस होना पड़ेगा और उसे सच में ताकतवर बनने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को पूरा करना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जूही को, जिससे कॉन्टेक्ट किया जाता है और उसे बताया जाता है कि एक डी रैंक का गेट ओपन हुआ है जोन में और वहां पर उसकी जरूरत है। और जूही को ये कहा जाता है कि सान जिन हूँ जो कि अब ठीक हो चुका है, अपनी नींद से जाग चुका है। और ये बात जानकर जूही बहुत ज्यादा खुश थी। वो फ्लावर्स लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है जिनवू से मिलने के लिए। पर यहाँ पर हम देखते हैं कुछ नर्सेस को जो देख रही होती कि जिनवू जो कि अब पूरी तरीके से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए। वो भाग रहा था, रनिंग कर रहा था, 4 दिन तक वह अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को पूरे करने की कोशिश कर रहा था। तो उसे ये समझ आ चुकी थी कि दरअसल ये जो है ये विंडोज ये असल विंडोज हैं और उसका इम्पैक्ट उसकी अपने लाइफ में पड़ता है। ये उसकी ताकत को दिखाते हैं और उसे 3 तरीके के रिवॉर्ड्स मिले थे। उसमें था एक फुल रिकवरी और जिसके रिवॉर्ड में जिस पर बोलने पर वह पूरी तरीके से एकदम ठीक हो जाता, उसकी रिकवरी ठीक हो जाती थी, यानी कि वह फिर से रिजनरेटिव हो जाता था। दूसरी थी एबिलिटी पॉइंट्स, इसके जरिए वह अपने पॉइंट्स को डिवाइड करके कई सारी चीजों में यूज कर सकता है। वह अपने ज्यादातर पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में लगा रहा होता है, वह धीरे धीरे ताकतवर बनते जा रहा था। वहीं एंड में उसे एक रैंडम इवॉल्व बॉक्स भी मिलता था और उसे अभी नॉर्मल बैंडेजेस मिल रही थी अभी तक, लेकिन तभी आज उसे एक चाबी मिली थी और इस चाबी की हेल्प से वह एक इंस्टेंट डंजन में जा सकता था टेलीपोर्ट होकर, जो कि एफजीएन सर्विस स्टेशन के एग्जिट नंबर 3 पे जो डंजन था वहां पर जा सकता था। और ये सारी चीजें उसकी प्रैक्टिस के लिए थी ताकि वह और भी ज्यादा ताकतवर बन जाए। शिफ्ट होता है और हमें न्यूज में बताया जाता है कि कैसे जो नए डी रैंक के गेट्स हैं वह ओपन हो चुके हैं और वो कई सारी लोकेशन में ओपन हुए हैं। वहीं एक और रैंक ओपन हुआ है जो सी रैंक का है एक इस एरिया में। फिर जिनवू अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जिनवू
की मॉम जब उठ नहीं रही थी, जिनवू जो कि और जिन इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। वो अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाते हैं और उन्हें वहाँ पर बताया जाता है कि ये एक इटर्नल स्लीप डिजीज़ है, जिसे ये एक चिर निंद्रा कह सकते हैं। ये एक ऐसी डिसीज़ है जो इस दुनिया में उस समय आई जहाँ गेट्स ओपन होना शुरू हो गए। 10,000 लोगों में से एक लोग इसके शिकार हो गए, यानी कि जो माना की एनर्जी थी उसका साइड इफेक्ट ऐसा हुआ था। और जिनवू यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाता है, पूरी मेहनत करता है अपनी माँ को वापस से ठीक करने के लिए। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है हमें दिखाया जाता है कि जिनवू जिसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी माँ को ठीक करने के लिए वह एक हंटर बन जाएगा, पर हंटर बनने के बाद भी वह काफी ज्यादा वीक था, वह ज्यादा पैसे नहीं कमा पाया। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जिनवू को जो कि अब इस चीज को याद करके बहुत ज्यादा पावरफुल होने लगा था। फिर वह जाता है जिन स्टेशन के एग्जिट नंबर 3 में, वहां पर चाबी का यूज करने के लिए जो उसे रैंडम बॉक्स में मिली थी वहां के गेट को ओपन करने के लिए। उसे पता था कि उसके पास चाबी है तो वह इजीली उस गेट के बाहर जा सकता है। इसके बाद वह वहां के मिस्टीरियस गेट को ओपन कर लेता है, वो उसके अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाने के बाद जो गेट था वह लॉक होना शुरू हो जाता है। और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर शायद एक लड़की निकल कर रही है, कर भाग रही है, यानी कि जो लड़की थी, यानी कि वो एक दूसरे डायमेंशन में आ चुका था, यानी कि वह इस डंजन के बॉस को जब तक नहीं हराएगा वो इस डायमेंशन में कैद हो चुका है। हो सकता है यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस का यूज कर सकता है वहां से भागने के लिए। वो ये सारी बातों को सोच रहा था कि आज से पहले उसने अकेले कभी भी डिसीज डंजन में गया नहीं और किसी बॉस को हराना यानी कि नॉर्मल बीस्ट को भी नहीं हराया। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था, यानी वो निराश था। तभी उसके सामने 3 गॉगलिन्स आ जाते हैं और वह याद करता है पास्ट की बात कि कैसे एक गॉगलिन ने उसे काफी बुरी तरीके से घायल किया था और अब उसे उस गॉगलिन से फाइट करनी होगी। वह स्टार्टिंग में उनसे काफी ज्यादा मार खाता है और जैसे तैसे एक एक करके वह उन्हें मारता है और आखिरकार उसने उन तीनों को खत्म कर दिया था। वह समझ चुका था कि अब उसकी ताकत बढ़ चुकी है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से एक बड़ा सा बीस्ट आ जाता है जो एक वुल्फ बीस्ट था। उसके दांत काफी बड़े थे और मजबूत थी। वह जिनवू का जो नाइफ था पुराने वाला वह उसे तोड़ देता है, यहाँ तक कि जिनवू काफी ज्यादा डर रहा था, उसके पैर कांप रहे थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। वहीं जो वुल्फ था उसने जिनवू के गाल में खरोच मार कर उसे घायल कर दिया था। वही जिनवू जिसे ये बात याद आती कि क्योंकि उसके पास हीलर नहीं है, यानी कि वह हील नहीं होने वाला था और उसे अपने आप को बचाकर रखना होगा। वही जो वुल्फ थे आगे बढ़ते हुए जिनवू के ऊपर अटैक करने के लिए उसके आगे तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि जिनवू के ऊपर अटैक हो पाता, अब आगे क्या होगा ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। क्या जिनवू उस वुल्फ को मार लेगा या फिर जिनवू उस वुल्फ के हाथों मारा जाएगा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो गाइस मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ या फिर नेक्स्ट मांगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।